गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हाउस प्रॉपर्टी के सारे लेक्चर्स आप लोग ने जरूर देखे होंगे। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, अब तक जो हाउस प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो देखिए, हाउस प्रॉपर्टी में हम पढ़ते पढ़ते कहां तक पहुंच गए थे। हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू तक पहुंच गए थे और उसमें हमने सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया था। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल। यानी जो भी हमने पढ़ा है अभी तक 23 को लेके, वो 23 वाले टॉपिक सबसेक्शन 1 यानी एक एलओपी मकान की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको वो प्रोविजन अच्छे से रिकॉल हो जाए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 23 सबसेक्शन 1 में कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू के बारे में हमने ये देखा था कि जब भी आप एलओपी मकान की एनुअल वैल्यू निकालोगे तो आपको 23(1) में जाना है। ये बात आपको दिमाग में क्लियर करनी कि प्रॉपर्टी कई तरह की होती है। उसमें से एक प्रॉपर्टी का नेचर होता है एलओपी, और एलओपी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो आपने किराए पे देने के लिए रखी है, या आपके इंटेंशन से कि इसको मैं किराए पे ही दूंगा, और वो किराए पे जाती भी है और नहीं भी जाती है किसी रीजन से तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके इंटेंशन आर वेरी क्लियर कि इसको हम किराए पे देंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लेट आउट प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये लेट आउट प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है, एनुअल वैल्यू, और उसके लिए हमें 23(1) में जाना है। 23(1) में जाते ही वो हमें कहता है कि एलओपी मकान की एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको दो स्टेप्स कराने पड़ेंगे। पहला स्टेप जो होगा वो होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल जाने के बाद आपको एनएवी निकालनी होगी, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। अब ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको कई सारे फेजेस करने पड़ेंगे, यानी कई सारे टुकड़ों में चलना पड़ेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कि आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। ध्यान से सुनना, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाएगा, उसके बाद आपको एक्चुअल रेंट निकालना है, और एक्चुअल रेंट निकल जाएगा उसके बाद आपको इन दोनों का कंपैरिजन, यानी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों का कंपैरिजन भी करना है। अब देखिए, कंपैरिजन की जब बात करते हैं या एक्सपेक्टेड रेंट की बात करते हैं, एनुअल रेंट एक्चुअल रेंट की बात करते हैं, तो इनके भी अपने अपने तरीके हैं निकालने के। लेकिन आपके दिमाग में ये तीन बातें साफ हो जानी चाहिए कि हमें जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी होगी तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन तीन स्टेप्स के थ्रू ही निकलेगी। ये तो पता है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले निकालनी, पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकलेगी भी कैसे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कदम होगा आपका दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरा कदम होगा आपका एक्चुअल रेंट, और तीसरा स्टेप होगा कि इन दोनों का कंपैरिजन, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन। अब इनके कंपैरिजन को लेके भी हमें बहुत सारी बातें समझनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालना होगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमारे पास भी प्रोसेस है। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का प्रोसेस हमने जो कल की क्लास में डिस्कस किया था वो मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूं। देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या है, पहले वो दिमाग में रखिए। एक्सपेक्टेड रेंट एक वो रेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोच के बैठा है कि ये रेंट तो कम से कम एक असेसी अपने मकान के रेस्पेक्ट में हमें इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएगा। इससे लोअर तो वो क्या दिखाएगा, पर इतना रेंट तो उसको कम से कम दिखाना जरूरी है। तो ये रेंट वो रेंट है जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, यानी एक्सपेक्टेशन रखना। ये एक्सपेक्टेशन कौन रख रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि इतना रेंट तो कम से कम आप दिखाओगे दिखाओगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसकी प्रोसेस कैसे है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल से स्टेप्स इसमें कहते हैं कि सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू ले लीजिए। अब ये म्युनिसिपल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, रियल लाइफ में कहां से मिलती है, ये म्युनिसिपल वैल्यू आपको मिलती है म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास जाके, यानी लोकल अथॉरिटी के पास जाओ, वो आपको बताएगा कि इस एरिया में इस मकान की म्युनिसिपल वैल्यू क्या चल रही है। तो म्युनिसिपल वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपके क्वेश्चन में गिवन होगी। दूसरा होगा फेयर रेंट। फेयर रेंट भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, और रियल लाइफ में फेयर रेंट कहां से आता है कि आपके उस मकान के आसपास वाले मकान से पता लगाओ कि ये मकान को अगर साल भर के लिए रेंट पे देंगे तो कितना रेंट आ जाएगा, तो वो आपको बता देंगे कि लगभग लगभग ये वैल्यू है। तो वो है फेयर रेंट, और ये क्वेश्चन में गिवन होता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों आपको गिवन होगा, दोनों को कंपेयर करें, जो भी हायर वैल्यू होगा वो वैल्यू आपको लेना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हायर वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब स्टैंडर्ड रेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट वो रेंट होता है जो एक रेंट कंट्रोल एक्ट तय करता है। रेंट कंट्रोल एक्ट ये तय करता है कि इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रेमाइसेस का, और ये सरकार ये कानून बनाती है स्टेट लेवल पे, सिटी सिटी वाइज बनाती है, और इसलिए बनाती है ताकि वहां के मकान मालिक, लैंडलॉर्ड, दैट इज लैंडलॉर्ड, किराएदार से, टेनेंट से मन मुताबिक मतलब कुछ भी अनाप रेंट वसूल ना कर ले। तो ये कानून है, लेकिन हर जगह हो जरूरी नहीं है। तो आपके शहर में जिस क्वेश्चन क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस क्वेश्चन में जो सिटी का नाम दे रखा है, अगर वहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन के अंदर रेंट कंट्रोल एक्ट की वैल्यू भी दे रही होगी, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेंट।
तो आपने क्या किया था, आपने म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करके जो भी हायर था वो ले लिया था। अब जो हायर वैल्यू आई थी उसको कंपेयर करना है किसके साथ, उसको कंपेयर करना है आपके स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब इन दोनों को कंपेयर करने का जो भी लोअर होगा वही वैल्यू आपको लेनी होगी। अब लोअर का भी रीजन है, देखो अगर आपकी इन दोनों का म्युनिसिपल वैल्यू चल रही है 25,000 रुपए और फेयर रेंट चल रहा है 36,000 रुपए, तो आपने विचेवर हायर 36,000 ले लिया। लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है कि किसी भी कीमत में 30,000 से ऊपर का रेंट होना ही नहीं चाहिए। तो 36,000 कैसे ले सकते हैं, तो 30,000, तो 36 और 30 को जब कंपेयर करेंगे तो लोअर क्या आएगा 30, यानी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा हम जा नहीं सकते। तो अब सेकंड फेज में जब हायर वैल्यू को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, तो दोनों में से जो लोअर होगा वो हमें लेना है, और ये जो लोअर वैल्यू आप लोगे उसी का नाम है एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये एक्सपेक्टेड रेंट आपको ध्यान देना है। क्लियर है यहां तक, इसमें किसी तरह से कोई डाउट? चलिए, तो अब ये तो हुआ था हमारा, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाने के बाद क्या, एक्सपेक्टेड रेंट तो निकल गया, अब उसके बाद क्या, उसके बाद अगली कड़ी आती है हमारा एक्चुअल रेंट। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्चुअल रेंट क्या होना चाहिए। तो देखिए, अब एक्चुअल रेंट की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअल रेंट में हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको पूरे 12 महीने का रेंट यानी एनुअल रेंट लेना। हम वो एनुअल रेंट ले लेंगे, लेकिन उसमें से हम माइनस करेंगे उतने महीने का रेंट जो महीने हमारा मकान खाली पड़ा रहा, जिसको हम बोलते हैं वैकेंसी लॉस। वैकेंसी लॉस यानी वो लॉस कि वो रेंट आपको नहीं मिला क्योंकि आपका मकान खाली पड़ा रहा, कोई किराएदार नहीं मिला आपको, तो वो वैकेंसी लॉस आपको उसमें से माइनस करना होगा। अब वो चाहे 1 महीने का हो, 4 महीने का हो, 10 महीने का हो, 11 महीने का हो, उसको हम बोलेंगे वैकेंसी लॉस। अब देखिए, आपने सपोज देखा कि एनुअल रेंट हमारा होता है 1,20,000 साल भर का, पूरे 1 महीने का 10,000, तो 12 महीने का 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 जो रेंट है, इस 1,20,000 में से आप माइनस करेंगे वैकेंसी लॉस, तो पता चला कि 4 महीने आपका मकान खाली पड़ा रहा, तो 40,000 तो रेंट आया ही नहीं होगा, तो 1,20,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे, अब बचा 80,000। अब इस 80,000 में से माइनस करना पड़ेगा अनरियलाइज रेंट। अब ये अनरियलाइज रेंट क्या होता है, तो अनरियलाइज रेंट का मतलब होता है वो रेंट जो आपको किराएदार से नहीं मिल पाया, उसने मना कर दिया, वो हाथ खड़े कर दिए कि अब मैं नहीं दूंगा। देखो एक बात ध्यान रखना, आप मांग रहे हो और वो कह रहा है हाँ मैं दूंगा दूंगा दूंगा, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, या फिर उसके बाद तो अगले महीने में, 2-4 महीने में दे दूंगा, तो और आपको भरोसा है कि वो दे देगा, तो उसको अनरियलाइज रेंट नहीं बोलते। अनरियलाइज रेंट मतलब डुबत खाते, जो चला गया, आप पता है, उम्मीद कर दिया आपने कि अब तो ये मुश्किल है आना। देखो आप, होता है ना कई बार हम किसी को गुड्स बेचते हैं, सेल करते हैं, तो एक आदमी जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट है वो कहता है सर अभी थोड़ी तकलीफ चल रही है, 2-4 महीने रुक जाओ, तो आप 2-4 महीने रुक जाते हो और आपको पूरा भरोसा है कि पैसा आएगा, आप उसको डुबत खाते नहीं बोलते कि ये बैड डेप्ट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन एक आदमी है जिस पे आपको भरोसा नहीं, आपने उसको 15 दिन की क्रेडिट दी, अब वो 15 दिन से खींचते खींचते 2 महीने तक लेके आया, अब वो 2 महीने के बाद बोलता है सर एक डेढ़ महीना और दीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं उसके पेमेंट करने की मंशा पे डाउट है कि शायद ये देगा कि नहीं देगा, और धीरे धीरे उसकी हरकतें, उसकी बातों से, उसकी एक्टिविटी से ऐसा लगने लग गया कि शायद पैसा चला जाएगा, अब मुश्किल है कि पैसा आएगा हमारे पास। तो ऐसे पैसे को हम डूबत खाते जब डाल देते हैं उसको बोलते हैं दैट इज बैड डेब्ट। उसी तरह से यहाँ पे भी एक किराएदार है जिससे शायद सालों हो गए उसने किराया नहीं दिया, लेकिन आपको पूरा भरोसा है कि अभी तकलीफ चल रही, कोई बात नहीं, पर ये बंदा देगा जरूर, तो उसको, वो भले 6-8 महीने तक रेंट नहीं दे रहा, लेकिन आपको पूरा भरोसा है कि वो देगा, तब तक आप उसको अनरियलाइज रेंट नहीं बोलोगे। लेकिन जब आप अनरियलाइज रेंट तब बोलोगे जब आपको विश्वास हो गया कि पैसा डूब गया, अब नहीं आने वाला, तो उसको हम बोलेंगे अनरियलाइज रेंट। अब ये अनरियलाइज रेंट जब आप माइनस करने जाओगे किसमें, एक्चुअल जब आपका जो एनुअल रेंट निकाल रहे हो उस प्रोसेस में जब माइनस करने जाओगे, तो इनकम टैक्स कहता है कि रुको, आप ये अनरियलाइज रेंट तभी माइनस करोगे जब आप रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। अब कंडीशंस क्या है, कंडीशन नंबर 1 कहता है कि ये जो टेनेंट है जिससे अनरियलाइज रेंट हुआ है, ये बोनोफाइड होना चाहिए, यानी वास्तविक में आपने किसी ऐसे व्यक्ति को किराए पे दिया जिसके बारे में आप बात करो, उसका रेंट एग्रीमेंट दिखाओ, उसकी लीगलिटी दिखाओ कि सही में ये सारा कोई टेनेंट था भी क्या। अब ऐसे बात, ये जब पहली कंडीशन पूरी हो गई, उसके बाद दूसरा कंडीशन कि आपने क्या लीगल स्टेप उठाए हैं इस किराएदार से किराया वसूल करने के लिए, क्योंकि आपने 2-4 बार कोशिश की, 15 बार कोशिश की, कई बार कोशिश की, लेकिन जब ये रेंट नहीं दे रहा है तो क्या आप चुपचाप बैठे हो, आप उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहे हो। नहीं ले रहे हो मतलब वाकई में आपको लग ही नहीं रहा कि पैसा डूबेगा, अगर आपको लग रहा है पैसा डूबेगा तो आपको क्या लीगल स्टेप है बताओ, उसका कोई, हमें कोई यहाँ पे लेटर दिखाओ, कोई लीगल नोटिस दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, जिससे ये प्रूव हो जाए कि आपने कोई लीगल एक्शन लिया है उसके खिलाफ रेंट वसूल करने का। और तीसरा, कि आप कह रहे हो कि मकान, ये जो मकान जो हमने जिसको किराए पे दिया वो किराया नहीं दे रहा, लेकिन वही किराएदार को आपने कोई और प्रॉपर्टी भी किराए पे दे रखी है आपकी खुद की, और आप कहते हो वहां तो रेंट आ रहा है पर यहाँ रेंट नहीं आ रहा है, ये थोड़ा डाइजेस्ट करना, ये थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। तो क्योंकि जो आदमी सही नहीं है, आप उसको दूसरी प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हो, ये कैसे संभव है। तो ये तीसरा पॉइंट कहता है कि यहाँ पे तो वो किराएदार अगर आपको रेंट नहीं दे रहा है तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी पे भी वो अक्वायर नहीं कर रहा है, उसको आपने किराए पे नहीं दिया होगा, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी तरह का कोई डाउट, बोलिए।
कुछ पूछना है इसमें? ओके, फाइन। अब देखिए, अब ये यूआरआर हम जब तीनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो माइनस करेंगे तो हमारे हाथ में आ जाएगा एक्चुअल रेंट। अब ये जो एक्चुअल रेंट हमारे हाथ में आया है, अब ये एक्चुअल रेंट एक वास्तविक रेंट है जो हमने एक्चुअली कमाया है और हमारे हाथ में है। और हर इंसान की साइकोलॉजी होती है कि भाई आपके हाथ में अगर सपोज साल भर में 80,000 रुपए आए तो आप 80,000 रुपए को ही अपनी इनकम मानोगे और उस पर टैक्स देने में आपको दिल नहीं दुखेगा। लेकिन अगर गलती से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोले कि नहीं 80 नहीं 1 लाख पे टैक्स देना है, तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है ना, उसके लिए आपको मन में दुख होगा कि यार मैंने कमाया तो 80,000 है, फिर ये 1 लाख क्यों ले रहा है। तो वो चीज है। उसी तरह से उल्टा भी होता है। अब क्या होता है, उल्टा उल्टा ये होता है कि इनकम टैक्स सोच के बैठा कि कम से कम आप 1 लाख दिखाओगे, और 1 लाख दिखाने के बाद जब आप 80,000 दिखाते हो तो उनको दुख होता है कि यार ऐसे कैसे, इतना कम इनकम क्यों दिखा रहे हो। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए क्या हुआ कि हमने जब एक्चुअल रेंट निकाला और हमने जब एक्सपेक्टेड रेंट निकाला, दोनों को कंपेयर किया जाएगा। और दोनों को कंपेयर करने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि अब क्या वैल्यू कंसिडर करनी है एज अ जीएवी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि जब हमने देखा कि एक्सपेक्टेड रेंट निकाला और एक्चुअल रेंट निकाला और जब कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज देखनी होगी कि ज्यादा वैल्यू किसकी है। अगर एक्चुअल रेंट यानी जो आप हकीकत में कमा रहे हैं वो ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो इनकम टैक्स को कोई परेशानी नहीं होगी, बोलेगी और अच्छी बात है, हमने जो एक्सपेक्ट किया आप उससे ज्यादा ही दिखा रहे हो। पर आप मन में ये मत समझना कि अरे यार इनकम टैक्स तो 80,000 ही सोच रहा था और मैं तो 1 लाख रुपए रेंट दिखा रहा हूँ। क्योंकि जितनी आपकी इनकम है वो तो आपको दिखानी दिखानी। आप ये नहीं सोच सकते कि यार वो तो कम उम्मीद करके बैठा था तो मैं ज्यादा क्यों दिखाऊं। ज्यादा नहीं दिखाना है। बात यह है कि आपने जितना कमाया वो दिखा रहे हो, आप ज्यादा नहीं दिखा रहे हो। तो ये सोच के कंपेयर करना कि सर वो तो 80,000 सोच रहा है और मैंने तो एक्चुअली 1 लाख रुपए कमाया, तो क्या मैं 80,000 दिखा दूं? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने उनकी एक्सपेक्टेशन जितना या उससे ज्यादा कमाया तो डेफिनेटली जो कमाया वो दिखाओ ना। कम भी नहीं दिखाना है और ज्यादा भी नहीं दिखाना है, आपने जो कमाया वो दिखाओ। और आपकी कमाई उनकी सोच से ज्यादा है तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए जब हम कंपेयर करते हैं तो अगर एक्चुअल रेंट, पहला फेज होगा या तो एक्चुअल रेंट ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड रेंट से, या एक्चुअल रेंट कम होगा। अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम हमेशा एक्चुअल रेंट को ही जेबी मान लेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट कम है उनके एक्सपेक्टेड रेंट से, तो उनको तकलीफ होगी कि यार हमने जो सोचा उससे भी कम रेंट कैसे आ रहा है। तो वो मना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे रीजन होगा कुछ ना कुछ, वो रीजन को ढूंढते हैं। अब वो 3 रीजन बना दिए गए। पहला रीजन कहता है कि वैकेंसी की वजह से ऐसा हुआ है। तो इनकम टैक्स बोलता है अगर वैकेंसी की वजह से ऐसा हुआ है तो वैकेंसी तो किसी के हाथ में नहीं है। किराएदार चला जाता है और वापस नया किराएदार मिलने में टाइम लगता है, कब मिलेगा किसी को नहीं पता। तो वैकेंसी किसी के हाथ में नहीं है। तो अगर वैकेंसी की वजह से आपका रेंट कम है तो हम कम वाला रेंट, आपका एक्चुअल रेंट जो कम है वो कम वाला रेंट लेने को तैयार है। हम एक्सपेक्टेड रेंट जेवी को, दैट इज आपका सॉरी, आपका जो जेवी वो एक्चुअल रेंट को मानने को तैयार है। तो एक्चुअल रेंट ही जेवी बन जाएगा। कम है तो भी वो लेने को तैयार है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि ये एक्चुअल रेंट कम होने के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी होना चाहिए। तो ये प्रूव कैसे होगा कि ये एक्चुअल रेंट जो हमारा आया है वो कम है बिकॉज ऑफ वैकेंसी। तो आपको ये बताना पड़ेगा, देखो सर अगर एक्चुअल रेंट अभी जो हमारा आया है उसमें अगर मैं वैकेंसी नहीं होती तो मेरा वैकेंसी लॉस होता, नहीं तो मैं वो वैकेंसी लॉस जोड़ देता हूँ तो मेरा रेंट उससे ज्यादा होता। तो ये जो अब रेंट आया है, इस रेंट को मतलब एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी लॉस को जोड़ दूंगा और जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट देखिए मेरे एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर, ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा ही है पर कम नहीं। तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ यार वैकेंसी नहीं होती तो शायद डेफिनेटली आपका रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर या उससे ज्यादा ही होता, कम नहीं होता। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ये होगा कि आपने जीवी मान लिया, दैट इज आपका एक्चुअल रेंट। सेकंड रीजन ये होता है कि सर वैकेंसी भी ब्लेम कर रहा हूं मैं, दैट इज वैकेंसी की वजह से कम हुआ है, लेकिन कुछ दूसरे फैक्टर भी है, आप पूरी तरह से वैकेंसी पे नहीं डाल पा रहे रीजन। तो ऐसे केस में वैकेंसी प्लस अदर रीजन भी होते हैं, तो आपका जीबी क्या हो जाएगा, आपका जीबी हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट माइनस वैकेंसी लॉस। ये यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड रेंट माइनस वैकेंसी। और तीसरा है एनी अदर रीजन, और एनी अदर रीजन में तो वो एक्सपेक्टेड रेंट जो ज्यादा वाला है वो वही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। तो ये 3 रीजन है। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके क्लियर होगी। अब चलिए मैं इसके न्यूमेरिकल पे आऊंगा, लेकिन अब ये हमारा जेबी कंप्लीट हुआ। अब दूसरे फेज पे आ जाते हैं, स्टेप 2, एनएबी कैसे निकालते हैं। एनएबी निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है। एनएबी निकालने के लिए वो कहता है कि जो भी जेबी आपके पास आई है उसमें से माइनस कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्सेस जो लोकल अथॉरिटी लगा रही है। अब ये म्युनिसिपल टैक्सेस जब आप माइनस करोगे इसकी 2 शर्तें, पहली शर्त कि ये पेड होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर, और दूसरा कि ये पेमेंट किसने किया है, खुद मकान मालिक ने किया है, लैंडलॉर्ड ने। अगर ये खर्चा टेनेंट के ऊपर होता तो टेनेंट ने ये खर्चा किया है, आप क्यों इसका डिडक्शन ले रहे हैं। तो मकान मालिक जब ये रेंटल इनकम दिखाता है तो उसे रेंटल इनकम में ये माइनस कर सकता है, लेकिन तभी जब उसने खुद ने अपनी जेब से पेमेंट पैसा दिया है और पेमेंट करेगा तो ही डिडक्शन मिलेगा। जैसे मकान मालिक के पास दैट इज म्युनिसिपल टैक्स का बिल तो आ गया पर मकान मालिक ने बिल पे ही नहीं किया 2 साल से, तो पेमेंट नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब भी वो पेमेंट करेगा 3 साल का इकट्ठा पेमेंट करेगा, 3 साल का एक साथ इकट्ठा डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट करेगा तभी डिडक्शन मिलेगा। चलिए,
तो ये तो बात हो गई आपके एनएवी की भी। तो अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं बना के आपको बता दूं कैसे इसके क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपको कैसे इसको टैकल करना है। अब देखिए अलग अलग केसेस लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे केस नंबर 1। केस 1, यहाँ पे एक हाउस प्रॉपर्टी है, बराबर, और ये हाउस प्रॉपर्टी है एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सपोज फर्स्ट कि इसकी जो म्युनिसिपल वैल्यू है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एमवी, म्युनिसिपल वैल्यू है 1,20,000 रुपए, और इसकी जो फेयर वैल्यू है, फेयर रेंट, एफ आर, फेयर रेंट, वो आ रहा है 1,36,000 रुपए। और तीसरा जो स्टैंडर्ड रेंट है, वो स्टैंडर्ड रेंट आ रहा है, सपोज स्टैंडर्ड रेंट हो गया है यहाँ पे फिगर सपोज मान लीजिए 1,30,000। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें दे रखी है। और आगे बोला है कि जो रेंट है, देखिए एक्चुअल रेंट जो उसको मिल रहा है वो है, सपोज मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 15,000 पर मंथ। 15,000 पर मंथ, ये तो है एक्चुअल रेंट। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी बोला है फिफ्थ पॉइंट पे कि वैकेंट पड़ा रहा मकान, वैकेंट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए वैकेंट था। ठीक है, ये भी लिखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और छठे पॉइंट में साफ बोल दिया कि अनरियलाइज रेंट जैसी कोई चीज हमारे यहाँ पे नहीं थी, नील, कुछ भी नहीं है। मतलब कि कोई टेनेंट किराया देने से मना कर रहा है और वो पैसा डूब गया, ऐसी कोई नौबत अभी तक फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे केस में अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा। अब जैसा पढ़ा है मैं उसी तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 कहेगा यहाँ पे कि आप जेवी निकालिए, और स्टेप नंबर 2 कहेगा कि एनएवी निकालिए। तो अब जेवी और एनएवी दो चीज हमें निकालनी है। अब इस जेवी को निकालने के लिए सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप यहाँ पे निकालोगे एक्सपेक्टेड रेंट। ध्यान से देखना, यही तरीका आपको अपनाना है, एक्सपेक्टेड। दूसरा क्या निकालोगे आप, एक्चुअल रेंट। और जिस तरीके से सिखाया गया उसी तरीके से आपको सारी चीजें निकालनी है। और तीसरा क्या होगा, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ए आर और ई आर। ये 3 स्टेप्स चलोगे तो आपका जेबी निकल के आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेंट के लिए क्या कहा गया था कि म्युनिसिपल वैल्यू ले लीजिए। हमने कहा म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है साल भर की, ये सारी वैल्यूज पर एनम है। ठीक है ना, ये पर एनम, ये भी पर एनम, ये भी पर एनम, और ये रेंट पर मंथ दे रखा है आपको। ठीक है, अब देखिए म्युनिसिपल वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 1,20,000 रुपए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,20,000, और आपको फेयर रेंट दे रखा है 1,36,000 रुपए। तो आप जानते हैं कि हमारा तरीका क्या होता है कि दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमें लेना है। तो ये हायर वैल्यू क्या आ रही है, 1,36,000, तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, और स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 1,30,000। तो जब इनको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो कंपेयर करके जो भी लोअर होगा, कंपेयर करके जो भी लोअर होगा, और लोअर क्या आ रहा है यहाँ पे, लोअर आ रहा है 1,30,000। लोअर की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 1,30,000, ये ले लेंगे, और ये ही हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। ये बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, सॉरी। ये बन गया हमारा एक्स। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा था। हमने 1,20 और 1,36 को कंपेयर किया, जो भी हायर था वो ले लिया, 136 हो गया। फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया 130 से, अब जो भी लोअर होगा वो हमें लेना होगा। तो हमने 130 को ही एज एक्सपेक्टेड रेंट ले लिया, क्योंकि विच वेज लोअर होगा वो लेते थे। तो ये तो एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया। अब एक्चुअल रेंट निकालने का तरीका हमने क्या सीखा था, हमें कहा गया था सबसे पहले आपको एनुअल रेंट लेना है, साल भर का रेंट। अब आप जानते हैं कि 1 महीने का रेंट 15,000 रुपए है, तो 12 महीने का रेंट कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 15,000 रुपए, ये देखिए 15,000 पर मंथ। तो 15,000 पर मंथ के हिसाब से ये भले नाम लिखा है एक्चुअल रेंट 15,000 पर मंथ आपको, लेकिन एक्चुअल रेंट ऐसे नहीं, आपका जो तरीका है बिल्कुल उसी तरह से चलना होगा। सबसे पहले एनुअल रेंट लेंगे 1,80,000, वो हो गया।
फिर हम माइनस करेंगे इसमें से वैकेंसी लॉस। अब आप जानते हैं वैकेंसी लॉस, जितने महीने मकान खाली पड़ा रहा उतने महीने के लॉस को हम वैकेंसी लॉस बोलते हैं। वैकेंसी वैकेंट कितने महीने पड़ा रहा मकान? 2 महीने। तो 2 महीने पड़ा रहा तो 15,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 30,000। ये जो 30,000 होगा ये माइनस करेंगे, और इसको माइनस करने पे हमारे पास आंसर आएगा 1,50,000। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे URR, और URR अगर होता तो हमें वो तीनों कंडीशन भी देखनी पड़ती, वो कंडीशन फुलफिल होती तो ही URR माइनस करते। अब यहाँ पे URR तो नील दे रखा है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल रेंट आएगा, एक्चुअल रेंट निकल के जो आएगा वो कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज। ये हमारा एक्चुअल रेंट हो गया है। तो ये हमारा एक्चुअल रेंट 150 आपके सामने है। अब हम कंपेयर करेंगे अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अब ये जो कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन किसके बीच में होगा? एक्चुअल रेंट AR और एक्सपेक्टेड रेंट ER। अब एक्चुअल रेंट हमारा है 1,50,000 और एक्सपेक्टेड रेंट है 1,30,000। अब जब इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या केस बन रहा है कि एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये वाला केस बना, और आप जानते हो कि आपका एक्चुअल रेंट अगर 130 है, सॉरी 150 है, और आपका एक्सपेक्टेड रेंट अगर 130 है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जब एक्चुअल रेंट उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो डिपार्टमेंट को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। डिपार्टमेंट हंसी हंसी बोलेगा हाँ हाँ कि हम जेवी, जो आप बोल रहे हो ना 150 आपने कमाया है, हम वो लेने को तैयार है, तो आपकी जेवी 150 आ गई, और ये जेवी 150 इस तरह से कंसिडर कर लेंगे। इसमें कोई डाउट किसी तरह से आपको कुछ पूछना है? बताइए, बोलिए। नहीं? चलिए, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब स्टेप नंबर 2 जो एनएवी निकालने का तरीका है, तो एनएवी निकालने के तरीके में क्या लिखा है? ये लिखा है कि आपके हाथ में जो भी जेवी आया है वो जेवी ले लीजिए। अब वो कितना आया? 1,50,000। बोले अब उसमें से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्सेस। अब म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो अब ऐसे कैसे मान लेते कि मैं यहाँ पे एक और, ये 6 इन्फॉर्मेशन है, मैं 7वीं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जोड़ देता हूँ कि म्युनिसिपल टैक्सेस is 15,000 per annum, paid only 50% by ओनर। ओनर मतलब लैंडलॉर्ड। तो अब देखिए, आपको जानते हो कि जितना पेमेंट 15,000 तक म्यूनिसिपल टैक्स है, लेकिन पेमेंट कितना किया? सिर्फ 50%। और किसने किया 50% का पेमेंट? ओनर ने। तो 50% ही हम कंसिडर करेंगे, 7,500 रुपए। अब यहाँ पे 7,500 माइनस कर देंगे। अब ये 7,500 माइनस करने का जो हमारे पास आंसर आएगा 1,42,500 रुपीज, ये हमारे लिए हो जाएगा NAV। तो ये NAV हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ। तो हमारा जो कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू है, तो एनुअल वैल्यू 23(1) में अब जाके खत्म हुआ, और यहाँ पे हमारा आंसर आया 1,42,500। आई होप जितना भी हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में, जो भी हमने पढ़ा 23(1) को लेके, उसका इस न्यूमेरिकल से काफी इजीली आपको एनालिसिस हो गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस रिवाइंड करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने जो जो डिस्कस किया था उसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहा है, और इसकी एग्जाम्पल की वेराइटीज और बदलती रहेंगी। मैं भी 1-2 एग्जाम्पल और ले रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको फंडामेंटली कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। चलिए, अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इसको डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब केस 2 में मान लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कहता है, सबसे पहले तो ये लिख दो कि प्रॉपर्टी आपके हाथ में जो है वो एक हाउस प्रॉपर्टी है, होना बहुत जरूरी, और ये LOP है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, हर प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी हो नहीं सकती। और दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी है पर वो नेचर क्या है? LOP है, SOP है, DLOP क्या है? तो यहाँ पे वो साफ कह रहा है कि ये LOP है। अब आगे, अब म्यूनसिपल वैल्यू इसकी दे रखी है, सपोज म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है 2,80,000 रुपए, और दूसरे पॉइंट में फेयर वैल्यू जो उसकी दे रखी है, फेयर वैल्यू दे रखी है 3,30,000 रुपए। ठीक है, तीसरा पॉइंट स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 3 लाख रुपए। ठीक है, और ये सब पर एनम। ठीक है, अब चौथा पॉइंट कहता है दैट इज आपका क्या नाम है, मंथ एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल रेंट में ये कहता है 30,000 रुपीज पर मंथ, 30,000 रुपये पर मंथ। ठीक है,
पांचवा पॉइंट कहता है वैकेंट कितने टाइम तक रहा मकान। तो मकान वैकेंट रहा, सपोज मान लेते हैं आपका 4 मंथ्स के लिए, 4 मंथ, ठीक है। और छठा पॉइंट कहता है वो यूआरआर, तो यूआरआर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सातवां पॉइंट हम ये भी डालते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, तो इसमें लिखा है 10,000 रुपीज पर एनम, बट पेएबल बाय टेनेंट 75% एंड ओनर 25%, ठीक है। एंड इट वॉज पेड इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में ये पे भी कर दिया गया था। चलिए, तो अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब आपके सामने क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, सबसे पहले हमें जेवे निकालना है, ये हमें ध्यान रखना, और उसके बाद क्या निकालना है, हमें एनएवी निकालना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब जब जेवी निकालेंगे तो जेवी निकालते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें तीन चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले हमें दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रेंट पे आएंगे, और फिर दूसरी चीज़ जो हमें निकालनी है इसमें, उसके बाद आता है दैट इज आपका एक्चुअल रेंट, और तीसरी चीज़ जो हमें निकालनी है वो है दैट इज हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन किसका करना है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रेंट एंड एक्सपेक्टेड रेंट, ये चीज़ हमें काम करनी है, ठीक है। तो चलिए एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट का कंसेप्ट साफ है, म्युनिसिपल वैल्यू ले लेंगे, और म्युनिसिपल वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी तरीके 280, ठीक है। तो 280, अब इसको कंपेयर करेंगे फेयर रेंट से, तो फेयर रेंट कहता है 330। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भी हायर होगा वो हमें लेना होगा, और हायर वैल्यू आ रही है 330। अब 330 ले लिया, अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। अब देखिए स्टैंडर्ड रेंट कितना दे रखा है, दैट इज 3 लाख, ठीक है। अब मान लीजिए अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं होता, तो यहाँ पे आप नील मत लिख देना, नील लिखोगे तो जीरो हो जाएगा। और आगे वो कहता है विच एवर इज लोअर, तो 330 और जीरो, तो जीरो लोअर हो जाएगा। जीरो जब आपके शहर में रेंट एट एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, नॉट एप्लीकेबल। अगर लिखना ही है तो नॉट एप्लीकेबल, पर नील नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो नील वर्ड नहीं लिखेंगे। अगर आपके शहर में नहीं है रेंट एक्ट, और रेंट स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना, पर नील गलती से मत लिखना, क्योंकि आप जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लोअर वैल्यू क्या आएगी, लोअर वैल्यू 3 लाख रुपीज आएगी, और इसी 3 लाख को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट। तो ये तो हमारा हो गया कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 3 लाख रुपीज, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट सॉल्व हो गया। अब आते हैं एक्चुअल रेंट पे। एक्चुअल रेंट का तरीका हमारा साफ है, सबसे पहले हम एनुअल रेंट निकालेंगे, और एनुअल रेंट हमें दे रखा है 12 महीने का, हमें एक एक महीने का 30,000 बता रखा है, 30,000 रुपीज़। देखिए क्वेश्चन में 30,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, यस। तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 3,60,000 रुपये। अब उसमें से माइनस करेंगे वैकेंसी लॉस। अब ये वैकेंसी लॉस हमारा कितना दे रखा है, हमें बोला कि वैकेंसी 4 महीने के लिए मकान वैकेंट पड़ा रहा, तो 4 मंथ्स इंटू 30,000, तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो हमारे हाथ में आएगा 2,40,000 रुपीज़। अब 240 माइनस यू आर आर, अब यू आर आर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में साफ लिखा है नील। तो यहाँ पे हमारा जो एक्चुअल रेंट आएगा, वो एक्चुअल रेंट हमारा आएगा 2,40,000 रुपीज़। तो देखिए अब हमने एक्चुअल रेंट पे निकाल लिया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमारे पास दो फिगर रेडी है, अब हम कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंपेयर एक्चुअल रेंट जो कि हमारा है 240, और एक्सपेक्टेड रेंट जो कि हमारा है 3 लाख। अब इनको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पे रिजल्ट ये आया कि एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से। तो जब एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, तो यहाँ पे रीजन ढूंढने पड़ेंगे कि क्यों ऐसा। तो ये रीजन नंबर किस में जाएगा, सबसे पहले हम 1 में देखते हैं। तो क्या रीजन नंबर 1 यहाँ पे सूटेबल है क्या। अब आप बोलोगे कि हाँ सर देखो वैकेंसी लॉस कैसे, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। हम चेक कैसे करेंगे,
हम वैकेंसी लॉस को ब्लेम कर रहे हैं, वैकेंसी लॉस को ब्लेम कर रहे हैं कि सर ये वैकेंसी लॉस की वजह से ऐसा हुआ है, तो चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का तरीका क्या है हमारे हाथ में? हमें सबसे पहले लेना होगा एक्चुअल रेंट, और उस एक्चुअल रेंट में हम जोड़ेंगे वैकेंसी लॉस। अब देखिए एक्चुअल रेंट कितना आया, एक्चुअल रेंट हमारे हाथ में आया 2,40,000, और ये वैकेंसी नहीं होता तो 1,20,000 हमें और मिलता, और ये हमारा अमाउंट कितना हो जाता, 3,60,000, और ये डेफिनेटली ग्रेटर या इक्वल होता, ग्रेटर इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट डेफिनेटली। तो मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल रेंट, सॉरी, हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो कम क्यों है, वो वैकेंसी की वजह से कम है। और वो बोलेगा कैसे? हमने कहा देखो, अगर वैकेंसी लॉस नहीं होता तो 1,20,000 हमें और मिलता, वो 4 महीने का रेंट नहीं मिला पर वो और मिलता। तो जब वो और मिलता तो हमारा रेंट कितना हो जाता, हमारा एक्चुअल रेंट 360 पे पहुंच जाता, और आपका एक्सपेक्टेशन तो 3 लाख ही है, तो आपके रेंट के बराबर आपके रेंट से ज्यादा ही होता पर कम नहीं होता, ये हमने प्रूव कर लिया। तो ये हैंस प्रूव्ड। और जब तक ये प्रूव नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़े। अब ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब अब रीजन वन इज कंफर्म्ड, हम ऐसा अपने लिए लिख सकते हैं कि रीजन वन इज कंफर्म। अब रीजन वन कंफर्म हो गया, जब रीजन वन कंफर्म हो गया तो ऐसे केस में हमारा जो जेवी है वो कहता है कि वैकेंसी किसी के हाथ में नहीं होती, ठीक है, वैकेंसी की वजह से ऐसा हुआ है, तो आपका कम वाला रेंट भी हम लेने को तैयार है। यानी आपका जो एक्चुअल रेंट है जो कि एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, हम उसको लेने को तैयार हैं। तो 2,40,000 को ये जेवी लेने को तैयार है, तो हमारा जो जेवी है वो 2,40,000 हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? एकदम परफेक्ट। इज दिस क्लियर? चलिए, अब ऐसे और भी रीजन हो सकते हैं। तो ये था हमारा ये वाला रीजन। अब देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे इसको थोड़ा पॉज करके रख देता हूँ ताकि आप ये क्वेश्चंस को घर पे वापस सॉल्व करेंगे और लिखेंगे। तो देखिए ये आपके सामने है, यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके देख लीजिए क्योंकि ये वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर है। ओके, अब देखिए स्टेप वाइज हमने लिखा है यहाँ पे। ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले स्टेप में हमारा आएगा दैट इज जीएवी, और दूसरे स्टेप में आएगा एनएवी। ये दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब स्टेप वन में जीएवी की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड रेंट हमने इस तरह से निकाला था, फिर एक्चुअल रेंट निकाला, फिर कंपैरिजन किया। इसका भी आप पिक ले लीजिए या इसको पॉज कर लीजिए और फिर इसको पूरा सॉल्व कीजिए। चलिए, फिर एनएवी के बारे में देखिए, एनएवी को कैसे सॉल्व किया था। जो जीएवी हमारी आ गई थी उसमें हमने म्युनिसिपल टैक्स पे किया, जो कि वो दोनों शर्तों को जो पूरा करता हो, ठीक है, पेमेंट कितना हुआ है और आपने मकान मालिक ने ही पेमेंट किया कि नहीं किया, यानी ओनर ने पेमेंट किया कि नहीं किया, और फाइनली हमारी एनएवी हमारे सामने आ गई थी। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन को आप एक बार पॉज करके कॉपी कर लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने क्या बनाए थे, क्या क्या पॉइंट्स थे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी हमने वही बनाया कि पहले हम जीएवी निकालेंगे फिर एनएवी निकालेंगे। अभी हमारी एनएवी निकालनी बाकी है। अब पहले जीएवी को देखिए, तो जीएवी में हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। अब जब एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं तो एक्सपेक्टेड रेंट हमने निकाला था यहाँ पे 3 लाख, फिर हमने एक्चुअल रेंट निकाला, और ये एक्चुअल रेंट हमने निकाला 240, और फिर हमने उसका कंपेरिजन किया। अब आप इसको भी पॉज करके एक बार कॉपी कर लेना। एक्सपेक्टेड रेंट बहुत इजीली निकल गया, एक्चुअल रेंट निकल गया इजीली। अब कंपैरिजन किया तो देखिए कंपैरिजन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको मैं अलग से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कंपैरिजन दोनों को जब किया, हमें पता है कि एक्चुअल रेंट कम है, डिपार्टमेंट की सोच से भी हम कम दिखा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को तकलीफ होगी, डिपार्टमेंट पूछेगा क्या कारण था। तो हमें कारण दिखाई दे रहा है कि वैकेंसी, लेकिन हम फुल्ली ब्लेम नहीं कर सकते, हमें जब तक प्रूव नहीं कर सकते, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि देखो सर ये ऐसा ऐसा हुआ है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स भी लूंगा जिससे ये खत्म कंफर्म हो जाएगा कि सिर्फ वैकेंसी लॉस दिखने का मतलब ये नहीं होता कि देखो क्वेश्चन में वैकेंसी लॉस था इसलिए वैकेंसी पे ब्लेम डाल देंगे। कभी कभी कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं, उस पर भी न्यूमेरिकल में अभी कराऊंगा आपको प्रैक्टिस में, ठीक है ना। तो हमने रीजन वन यहाँ कंफर्म किया और हमने जीएवी निकाली 240। अब देखिए हम आते हैं एनएवी की तरफ। अब जेवी हमारी कितनी हो गई, हमारी जेवी हो गई 240, और हमें पता है कि एनएवी निकालने के लिए हमें म्युनिसिपल टैक्सेस, मैं शॉर्ट में एमटी लिख रहा हूँ, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने होंगे, लेकिन वो भी तब जब मकान मालिक पे करेगा और पेमेंट होगा तो ही डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ये लिखा है 10,000 पर एनम टैक्स है म्युनिसिपल टैक्स, लेकिन टेनेंट 75% पे करे और ओनर से 25%, यानी 25% का मतलब कितना हुआ, 10,000 का 2,500 रुपए। ये 2,500 रुपए ही हमें अलाउ करने होंगे एज ए डिडक्शन, और ज्यादा नहीं, और वो भी पेमेंट होगा तो, और ये लिखा है इट वॉज पेड इन प्रीवियस, तो ये 2,500 हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो ये 2,27,500, सॉरी, ये हो जाएगा 2,37,500, ये हमारी हो जाएगी एनएवी, और हमारी एनएवी फाइनली निकल चुकी है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्लियर है? और भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे समझना है, मतलब किस तरह से हमें चलना है। खैर अब मैं आपको और बता देता हूँ इसमें कुछ चीज़ें चेंज करके। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये क्वेश्चन हो गया है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब मान लीजिए मैं कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ। अब मैं केस 3 लेता हूँ और प्रैक्टिस कराता हूँ, देखो आपके सामने, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। केस 3, ठीक है? अब केस 3 में मैं एक काम करता हूँ, यही सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करता हूँ, साथ में मतलब कुछ चीज़ें मैं चेंज करता हूँ, वापस इतना लिखना नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ यहाँ से, उसमें जो चेंज करना होगा वो अपन चेंज कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ये केस 3 और केस 3 के यही सारे पॉइंट, ये प्रॉपर्टी आपके पास है, हाउस प्रॉपर्टी, एलओपी, और ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ। इसमें अपन स्टैंडर्ड रेंट में हटा देता हूँ, एक्चुअल रेंट का अमाउंट हटा देता हूँ, वैकेंसी का मंथ हटा देता हूँ, यूआरआर के बारे में भी हटा देता हूँ, और इसमें भी कुछ ऐड करेंगे। चलिए, अब मैं क्वेश्चन को काफ़ी हद तक चेंज कर रहा हूँ। देखिए, तो स्टैंडर्ड रेंट अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, स्टैंडर्ड रेंट, सॉरी, स्टैंडर्ड रेंट मुझे लिखना है नॉट एप्लीकेबल, है ही नहीं। जिस शहर की बात हो रही है वहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं। और एक्चुअल रेंट अपन डाल देते हैं 25,000 रुपये पर मंथ। वैकेंसी लॉस डालते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज मान लेते हैं, दैट इज 4 महीने, वही 4 महीने का ही चलते हैं, ठीक है? और अभी यूआरआर फिलहाल एक बार नेल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मिक्स हो जाएंगे। हाँ, इसमें हम करेंगे इट वॉज नॉट पेड, नॉट पेड इन प्रीवियस ईयर, और ये प्रीवियस में पेड नहीं हुआ था, ठीक है? अब अगर सॉल्व करें तो क्या होगा? तो देखिए, अब क्वेश्चन में काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने वाली है। क्या बदलेगी, अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब कंसेप्ट तो वही है कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जेवी, और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, एनएवी। तो जब मैं जेवी की बात करूँगा, सॉरी, जेवी को मार्क कर लेता हूँ, पहले जेवी फिर एनएवी, है ना? अब जेवी निकालने के लिए अगेन मेरे को पता है कि हम लोग यहाँ पे 3 कदम चलेंगे तो हमारे हाथ में जेवी आएगा। अब ये जेवी निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सबसे फर्स्ट वही एक्सपेक्टेड रेंट, सेकेंड आपका आ जाएगा, दैट इज आपका एक्चुअल रेंट, और तीसरा आ जाएगा हमारा कंपैरिजन ऑफ ए आर एंड ई आर। फाइन। अब एक्सपेक्टेड रेंट में म्युनिसिपल वैल्यू देखिए क्या है, हमारी म्युनिसिपल वैल्यू है 280 और फेयर रेंट है 330। तो 280 और फेयर रेंट आया हमारा 330। आप जानते हैं कि इन दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, हायर लेंगे। अब जो हायर वैल्यू है, वो हायर वैल्यू आ रही है 3,30,000। अब स्टैंडर्ड रेंट, अब हमारे शहर में स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं। लास्ट के 2 एग्जाम्पल में तो हमने रखा था, यहाँ पे हमने नॉट एप्लीकेबल लिखा है, तो यहाँ पे भी मैं नॉट एप्लीकेबल लिखूंगा। आप जानते हैं नील नहीं लिखना है, ये बात मैंने अभी सिखाई थी आपको, मैंने बता दी। तो यहाँ पे जो भी लोअर होगा वो हमें लेना होगा, तो लोअर 330 आया, तो ये 330 हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारे लिए बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड रेंट चेंज हो गया, और ये आ गया 3,30,000 रुपये। ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। आई होप यहाँ पे भी ऐसे कोई मेजर दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज एक्चुअल रेंट। तो देखिए, हमारा जो एनुअल रेंट है, हम एनुअल रेंट लेंगे, और एनुअल रेंट हमारा कितना दे रखा था क्वेश्चन में, ज़रा देख लेते हैं। एनुअल रेंट हमारा था, दैट इज़ यहाँ पे बोल रहा है 25,000 रुपये पर मंथ, ठीक है? तो यहाँ पे 12 महीने इंटू 25,000 रुपये, ठीक है? तो 25,000 इंटू 12 महीने, तो ये आ जाएगा 3 लाख रुपए का हमारा, ये आ गया एक्चुअल एनुअल रेंट, माइनस वैकेंसी लॉस। अब वैकेंसी लॉस कितना है हमारा, वैकेंसी लॉस है हमारा 4 महीने का,
तो 4 महीने इंटू 25,000 यानी 1 लाख रुपए, ये हमारा ये वाला लॉस हो गया, वैकेंसी लॉस। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर आया 2 लाख रुपए का। अब इसमें से माइनस करेंगे यू आर आर, और यू आर आर कितना है, कुछ भी नहीं, नील। तो हमारा जो एक्चुअल रेंट आया, वो एक्चुअल रेंट हमारा कितना आया, 2 लाख रुपए। तो देखिए अब ये एक्चुअल रेंट भी हम निकाल चुके हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। अब जब हम कंपेयर करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट जो कि हमारा 2 लाख रुपए है, और एक्सपेक्टेड रेंट जो कि हमारा 3,30,000 रुपये है। दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट ये निकल के आएगा कि आपका जो एक्चुअल रेंट है वो लेस है एक्सपेक्टेड रेंट से। ये तो कंफर्म हो गया। तो हमें अब रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि रीज़न क्या है। अब रीज़न वन के पास अगर मैं जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि सर देखो ना, एक्चुअल रेंट निकालते वक्त वैकेंसी लॉस ही था, यूआरआर तो था ही नहीं, तो वैकेंसी लॉस ही ब्लेम होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं, अगर कंफर्म हो गया, प्रूव हो गया, तो फिर रीजन वन को ही हम ब्लेम करेंगे। अब रीजन वन कहता है वैकेंसी की वजह से हुआ, तो हम कहते हैं देखो सर ऐसा है, हमारा एक्चुअल रेंट जो है, हमारा एक्चुअल रेंट 2 लाख रुपए है, और हमारा जो वैकेंसी, अगर वैकेंसी लॉस नहीं होता तो हमें 1 लाख रुपए और मिल जाते। अब कितना हो जाता, 3 लाख। अब मुझे ये बताओ, मैं क्या ये बात बोल पाऊंगा, अब यहाँ पे ध्यान से सुना, मेरा एग्जाम्पल में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने चेंजेस किए उसकी वजह से, कि अब मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ कि देखो सर, अगर वैकेंसी लॉस नहीं होता तो हमारा रेंट आपके रेंट के बराबर या उससे ज्यादा होता। आपका मतलब सामने डिपार्टमेंट को हम कह रहे हैं कि सर आपके रेंट के बराबर या उससे ज्यादा होता, और उनका डिपार्टमेंट क्या सोच के बैठा है, डिपार्टमेंट सोच के बैठा है, एक्सपेक्ट करके बैठा है 330। तो क्या मैं ये बात बोल पाऊंगा उनको कि देखो सर, वैकेंसी नहीं होती ना तो मेरा रेंट 3,30,000 के बराबर या 330 से ज्यादा ही होता? कह पाऊंगा? नहीं कह पाऊंगा। तो यहाँ पे ये प्रूव नहीं हो पा रहा है, नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। तो ऐसे केस में वैकेंसी, रीजन नंबर वन को मैं ब्लेम नहीं कर सकता। अब मैं रीजन नंबर टू में आता हूँ। रीजन नंबर टू में मैं यहाँ पे किसको ब्लेम करूंगा, रीजन नंबर टू, अब देखिए रीजन नंबर टू में क्या हो रहा है। अब रीजन नंबर टू में यहाँ पे वैकेंसी लॉस प्लस अदर फैक्टर को मैं ब्लेम करूंगा, अदर फैक्टर, इनको ब्लेम करूंगा। तो देखिए वैकेंसी तो मुझे दिखाई दे रही है, पर वैकेंसी के अलावा मतलब कुछ ना कुछ और भी है जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, पर है, तभी तो हमारा एक्चुअल रेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मेरा एक्चुअल रेंट कम हो रहा है जिसमें वैकेंसी का रोल है, पर पूरी तरह से वैकेंसी का रोल है क्या, फुल्ली वैकेंसी की वजह से कम हुआ है क्या, नहीं। वैकेंसी के अलावा कोई और फैक्टर भी है, ये सामने ऊपर हमने दिखा कि 1 लाख जोड़ने के बाद 3 लाख ही पहुंचा, मतलब अभी भी कोई फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा रेंट 3,30,000 के बराबर या उसके ऊपर नहीं पहुंच पाया। तो वैकेंसी और अदर फैक्टर तो है, तो रीजन टू यहाँ पे प्रूव होता है। तो ऐसे केस में अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो जीएवी निकालेंगे, वो हमारी जो जीएवी होगी वो एक्सपेक्टेड रेंट में से माइनस होगा वैकेंसी लॉस जितना अमाउंट। अब देखिए एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, एक्सपेक्टेड रेंट तो 3,30,000 है, एक्सपेक्टेड रेंट तो 3,30,000 है। अब उसमें से जब माइनस करेंगे वैकेंसी लॉस जो कि 1 लाख के बराबर है, इसको माइनस करते ही हमारा आंसर आ जाएगा 2,30,000 रुपये। और ये 2,30,000 रुपये, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बन जाता है जीएवी। तो हमारी जीएवी आ गई यहाँ पे, दैट इज 2,30,000, ये हमारा हुआ। तो अभी देख, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमें रीजंस पे जाना ही नहीं पड़ा क्योंकि हमारा जो एक्चुअल रेंट था वो ज्यादा था, लेकिन जब हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, केस टू, तो उसमें हमने देखा कि नहीं, अब हमारा एक्चुअल रेंट कम आ रहा है और हम रीजन नंबर वन पे चले गए थे। और अभी हमने नेक्स्ट और एक क्वेश्चन किया तो उसमें हमने क्या देखा कि यार हमारा एक्चुअल रेंट कम है लेकिन रीजन वन नहीं, रीजन टू को हम ब्लेम कर रहे हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते जाएंगे तो रीजन थ्री भी कवर होगा, फिर और डिटेल में जाएंगे हम लोग। अब देखिए जीएवी तो हमारा हो गया। अब जीएवी निकलने के बाद हमें अगला स्टेप क्या करना, नेक्स्ट क्या होता है, एनएवी निकालना। तो देखिए अब एनएवी पे आते हैं, ये रहा हमारा एनएवी। तो एनएवी में हमने लिखा कि हमारे जो जीएवी था दैट इज 2,30,000 रुपये, ये तो आ गया, माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस हम माइनस करेंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस में ओनर ने कितने पे किए, 25%, लेकिन एक्चुअली इसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है प्रीवियस ईयर। तो 25% यानी 2,500 रुपये, 10,000 का 25% 2,500, लेकिन 2,500 भी माइनस तब करते जब भी पेमेंट होता। तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्रॉस दैट इज नील लिख दो, कुछ भी कर दो। तो ये 230 ही हमारी क्या हो जाएगी, एनएवी। तो हमारी एनएवी आ गई 2,30,000 रुपीज।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको यहाँ पे टाइम देता हूँ, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए तो आपको पूरा क्लियर होगा। केस 3, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए थे एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस को लेके। ठीक है। आई होप इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का भी एक और है वो भी लिखो ताकि रीजन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। चलिए, अब मैं केस 4 पे आता हूँ। अब देखिए केस 4, अच्छा इसको भी आप एक बार कॉपी कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये जीएवी और एनएवी हमने कैसे निकाली देख लीजिए, इसका पॉज करके आप लिख लेना इसको। आपके सामने रख दिया स्क्रीन पे मैंने, लेकिन कंपैरिजन वाला पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, उसमें भी देख लीजिए कंपैरिजन वाले में क्या लिखा लिखा था हमने। ये कंपैरिजन वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ए आर एंड ई आर। तो रीजन 1 तो लगा नहीं, रीजन 2 लगा, और रीजन 2 लगा तो हमारी जीएवी फाइनल हो गई। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें अब हम क्या करेंगे, अब इसी को वापस पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा केस नंबर 3। सॉरी, केस नंबर 4। ये हमारा चौथा केस। ठीक है। अब इसमें भी मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे स्टैंडर्ड रेंट में इसको हटा देता हूँ वापस, एक्चुअल रेंट की फिगर को भी हटा देते हैं, थोड़ा सा वैकेंसी हटा देते हैं, यूआरआर हटा देते हैं। ठीक है। और ये एज इट इज़ रखते हैं। चलिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं चेंजेस जो करने जा रहा हूँ, अब स्टैंडर्ड रेंट का फिगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 लाख रुपीज़ पर एनम, और हम लोग एक्चुअल रेंट लिखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज, हाँ, 25,000 पर मंथ वही रखते हैं। वैकेंसी लॉस नील, कोई वैकेंट था ही नहीं, और यूआरआर भी है ही नहीं। ठीक है। चलिए, तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने का वही सेम, सबसे पहले जीएवी निकालनी है, फिर मेहनत एनएवी के लिए करनी है। अब जीएवी की मेहनत करनी है तो जीएवी में 3 चीज़ें तो होनी होनी है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा, और उसके बाद हमें मेहनत करनी है एक्चुअल रेंट निकालने की, और एक्चुअल रेंट निकल जाएगा, उसके बाद हमें मेहनत करनी है कंपैरिजन करने की। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ ए आर एंड ई आर। चलिए, तो अब एक्सपेक्टेड रेंट में हमें म्युनिसिपल वैल्यू लेनी है, फेयर रेंट भी लेना है। अब म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, म्युनिसिपल वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं किया है, वही की वही है शायद, आई थिंक सो 280 और 330। ठीक है। तो यहाँ पे 2,80,000 और 330। अब आप सब जान चुके हैं कि जो भी हायर होगा वो लेंगे, और हायर फिगर है 3,30,000। अब उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और स्टैंडर्ड रेंट का फिगर इस बार हमने ज़्यादा रखा है, कितना, 4 लाख रुपए। ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे है लोअर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम हायर लेते हैं, उसके बाद हम लोअर लेते हैं। अब 3, 30 और 4 तो कितना हो जाएगा, 3,30,000 रुपये, और यही फिगर हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है। इसको अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक्सपेक्टेड रेंट है, पहले हमने हायर लिया था, अब हमने लोअर लिया, तो 330 आ गया। ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए, एक्चुअल रेंट की तरफ जब हम चलते हैं तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे एनुअल रेंट, और एनुअल रेंट अभी हमने वही रखा है 25,000 रुपये इंटू 12 महीने। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 लाख रुपये।
अब इसमें से माइनस करेंगे वैकेंसी लॉस। अब वैकेंसी लॉस क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखा है, मना कर रखा है नील। तो यहाँ पे ये 3 लाख रुपए ही आ जाएगा इसको माइनस करने के बाद। और यूआरआर के लिए भी क्या बोल रखा है ही नहीं कुछ भी, तो नील। और ये हो जाएगा 3 लाख रुपए, और इसको हम बोलेंगे एक्चुअल रेंट। ये हमारा आ गया आंसर। अब जरा इसको भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब एक्चुअल हाईलाइट कर लिया, अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए कंपैरिजन में क्या कहता है। अब कंपैरिजन में हमारे पास एक्चुअल रेंट है 3 लाख रुपए, हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट है 3,30,000 रुपए। तो इससे साफ होता है कि एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब रीजन नंबर 1, अब रीजन नंबर 1, क्या मैं वैकेंसी लॉस को ब्लेम कर सकता हूँ? अब पूरे क्वेश्चन में वैकेंसी लॉस जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, तो मैं वैकेंसी लॉस को ब्लेम कैसे करूंगा? तो ये तो आएगा ही नहीं। रीजन नंबर 2 कहता है, रीजन नंबर 2 कि वैकेंसी लॉस प्लस अदर फैक्टर, वैकेंसी प्लस अदर फैक्टर। अरे भाई वैकेंसी जब है ही नहीं पहले वाले में, अब यहाँ पे भी मैं वैकेंसी प्लस अदर फैक्टर को कैसे बोल सकता हूँ? यहाँ पे कुछ अदर फैक्टर पर वैकेंसी प्लस अदर फैक्टर तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी इसको भी क्रॉस करेंगे। तो डेफिनेटली अब जो आएगा वो थर्ड फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही कंसेप्ट है, तो अदर फैक्टर है। तो रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 3 यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और जब रीजन नंबर 3 एप्लीकेबल होगा तो हमारी जीएवी क्या होगी, हमारी जीएवी उनकी एक्सपेक्टेड रेंट जितनी ही रखनी पड़ेगी, भले हमारा एक्चुअल रेंट कुछ भी आया। तो उनकी एक्सपेक्टेड रेंट 3,30,000 है, हमें वो 3,30,000 एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वही हमें लेना होगा। तो यहाँ पे हमारा जीएवी 3,30,000, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, हमारा जीएवी आ चुका है 330। अब देखिए जब जीएवी हमारे सामने आ चुका है तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एनएवी निकाल सकते हैं। अब एनएवी के लिए कहता है आपकी जो जीएवी है 3,30,000 रुपीज, उसमें से माइनस करो म्युनिसिपल टैक्सेस, अगर आपकी वो बातें फुलफिल होती है तो। अब किराएदार ने तो 75% दिया 7,500, पर 2,500 कौन देना है, ओनर दे रहा है, और उसने वो पे भी कर दिया क्योंकि हमने लिखा इट वॉज पेड इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो 2,500 रुपये ये माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,27,500। तो ये हमारा हो गया फाइनली आंसर एनएवी का। तो ये हमारी एनएवी आ गई है, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे एनएवी को हाईलाइट कर देते हैं, तो एनएवी हमारी निकल चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आप ये वाला क्वेश्चन भी एक बार मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूँ, आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ये इसका क्वेश्चन है पूरा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब उसका जीएवी का सॉल्यूशन देख लीजिए आप एक बार यहाँ पे स्क्रीन पे, पूरा आंसर यहाँ पे आ रहा है, आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए। ओके, ये भी हो गया। चलिए तो अब आ जाइए एनएवी की तरफ। एनएवी 327,500। चलिए तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और आपने सारी चीज़ें समझ ली। अगर किसी तरह का कोई और डाउट है तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस डाउट को सॉल्व करेंगे। तो एक बार जो कल मैंने क्लास में कंटेंट जो पढ़ाया था उसका मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास एक बार हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी का हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।